Hello friends, today we will start charge of GST, CA फाइनल IDT। इस चैप्टर के अंदर तीन चार छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आज हम सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM डिस्कस करते हैं और दूसरे टॉपिक का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM क्या होता है? ये RCM means liability to pay tax is on the recipient of supply of goods or service instead of supplier of such goods or service in respect of notified category of supply। नॉर्मली क्या होता है कि टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर टैक्स पे करता है फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन रिवर्स चार्ज में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, 9 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी रेसिपिएंट होता है ना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का, वो रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट है जिसमें RCM के अंतर्गत टैक्स पे करना पड़ता है। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ by a unregistered supplier to specify category of specified class of registered person as notified by the government on the recommendation of the GST Council। Section 9 subsection 4 of CGST Act, इसमें अभी तक केवल एक ही सर्विस नोटिफाई की गई है, प्रोमोटर वाली, जिसमें अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर प्रोमोटर को सर्विस देता है तो उसमें प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है, सर्विस और गुड्स दोनों ही। जिसमें अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोमोटर को सीमेंट या कैपिटल गुड्स इस प्रकार की अगर कोई भी गुड्स या सर्विस देता है तो इस केस में प्रोमोटर एज ए रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अब अपन बात करते हैं रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी सर्विसेज है जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, सबसे पहले अपन बात करते हैं GTA सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द GTA इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी सप्लायर है ना वो टैक्स पे नहीं कर रहा है 12% से। 12% मतलब 6% CGST, 6% SGST, ठीक है, मतलब वो 12% से टैक्स पे नहीं कर रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रेसिपिएंट कौन कौन होने चाहिए? फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन, कौन कौन से? जैसे कि फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद में सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, उसके अलावा ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अलावा पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट, मतलब जो भी पर्सन CGST SGST IGST एक्ट में रजिस्टर्ड है वो। उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है जिसमें शामिल किया जाता है AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस को। उसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर GTA इन फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन को सर्विस दे रहा है और GTA 12% से टैक्स पे नहीं कर रहा है तो ये फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन मतलब ये रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन यहां पर ये एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, however RCM shall not apply to service provided by a GTA by way of transport of goods in a goods carriage by road to department establishment of central government, state government, union territory, local authority or government agency, ठीक है, which has taken registration under CGST Act only for the purpose of deducting tax at a source under section 51, ठीक है। अगर GTA ने इन लोगों को सर्विस दी, कौन से लोग? डिपार्टमेंट जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब TDS डिडक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 51, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, मतलब गवर्नमेंट ये जो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी है ना ये लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। अब यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी, ये अपन एग्जम्पशन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना RCM का पहला पॉइंट जिसमें अपन ने GTA सर्विसेज देख ली। अब दूसरा सर्विस होता है एडवोकेट की सर्विस। अब इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अगर सर्विस दे रहे हैं किसको? बिजनेस एंटिटी को जो भी लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो जो भी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है ना इन टैक्सेबल टेरिटरी में वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि ये जो बिजनेस एंटिटी है ना, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब इनका जो भी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, वो एक्सीड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं जगह 20 लाख है, कहीं कहीं जगह 40 लाख है, मतलब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, तो ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको एग्जाम्प्ट किया गया है। एग्जाम्पशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब लीगल सर्विस का मतलब क्या होता है? लीगल सर्विस का मतलब होता है कंसल्टेंसी असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन ए मैनर एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं सर्विस सप्लाई बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी। यहाँ पर भी सेम पॉइंट लगता है, बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा, टैक्सेबल टेरिटरी में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, लोकेटेड होनी चाहिए और जीएसटी में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी कब? जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इनको सर्विस देता है तो। ठीक है, बाकी लोगों को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है या फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेंगे, ये अपन एग्जाम्पशन चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की। अगर कोई भी बंदा, एनी पर्सन अगर सर्विस दे रहा है, किसको? बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, कौन सी सर्विस दे रहा है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज लगेगा और ये बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। इसका एग्जांपल ये हो गया, बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप सर्विस देती है वीवो को। ठीक है, तो यहाँ पर वीवो रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ओके, अब अपन बात करते हैं सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो बिजनेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रही है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कौन सी? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। लेकिन इसका एक्सक्लूजन दिया गया है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विस स्पेसिफाइड बिलो। कौन कौन सी सर्विसेज है? जैसे कि सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, और सर्विसेज इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंट ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या ये सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है, मतलब ये अपन एग्जाम्पशन चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ रिवर्स चार्ज तो नहीं लगेगा, ये बात तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूडिंग लिख दिया। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ये सर्विसेज दे रही है किसको? किसी भी बंदे को। ठीक है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज तो नहीं लगेगा। कौन कौन सी सर्विसेज? जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर इन्होंने अलग सी, ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये रहा, सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसको सर्विस दी जा रही है? एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है अंडर सीजीएसटी एक्ट के अंदर। ठीक है, और आईजीएसटी एक्ट के अंदर। ये सर्विसेज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी सर्विस? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है किसको? किसी भी बंदे को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन और किसी बंदे को दी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ये एग्जाम्प्ट होगी। उसकी बात अपन अभी नहीं करते हैं, बट वहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ये तो बात पक्की है। ठीक है, लेकिन ये जो सर्विसेज है ना, यहाँ पर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कौन कौन सी सर्विसेज? जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज देता है ना, स्पीड पोस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस है, एजेंसी सर्विसेज है। ठीक है, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दी है तो एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, लेकिन दूसरे पर्सन को अगर ये सर्विस दी जाती है ना, तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगता है, मैं बता देता हूँ आपको। और सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसेंट पोर्ट ऑफ एयरपोर्ट, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, यहाँ आरसीएम नहीं लगता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस सप्लाई बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, टीडीआर, और एफएसआई यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय प्रोमोटर। तो यहाँ प्रोमोटर होता है ना, वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह ट्रांसफर करती है ना राइट्स, कि आप हमारी सोसाइटी को डेवलप करके हमें वापस दीजिए, तो प्रोमोटर को राइट्स ट्रांसफर करती है। तो यहाँ प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है। कब टैक्स पे करता है वो हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में। उसके अलावा ये जो भी लॉन्ग टर्म लीज पे दी जाती है ना प्रॉपर्टीज प्रोमोटर्स को, तो यहाँ पर प्रोमोटर रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो हम प्रोमोटर एज अ होता तो रेसिपिएंट है, लेकिन यहाँ पर रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, तभी तो रिवर्स चार्ज लगेगा ना। नेक्स्ट,
सर्विस सप्लाई बाय ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। अगर कोई भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी को सर्विस दे रहा है, ठीक है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो भी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है ना, वो कंपनी रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने का ये है कि वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के कारण हो जाती है तो जीएसटी लगता ही नहीं है। इसके बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी, ठीक है, जिसको आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 अपन पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर के अंदर, ठीक है, लेवी ऑफ जीएसटी वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है और सर्विसेज दी है किसने, डायरेक्टर ने सर्विस दी है कंपनी को, तो यहाँ पर कंपनी रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। ओके, दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर डायरेक्टर को रेमुनरेशन मिलता है एज ए सैलरी, ठीक है, तो उस पर टीडीएस कट जाता है और वो उस पर जीएसटी नहीं लगता है फिर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्टर रेमुनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरी, ओके, और विच इज सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। 194J प्रोफेशनल फीस का होता है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस आर ट्रीटेड एज ए कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जिसको आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी डायरेक्टर ने सर्विस दी है ना कंपनी को, तो वो सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 194J के अंदर टीडीएस कट रहा है और वो टीडीएस कौन सा कट रहा है? प्रोफेशनल फीस वाला, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस वाला, ओके। तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज में कंपनी टैक्स पे करेगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट। एक इंश्योरेंस एजेंट जब भी सर्विस देता है किसको? एनी पर्सन जो कैरी कर रहा है इंश्योरेंस का बिजनेस जो लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट। सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को। तो यहाँ पर टैक्स पे कौन करेगा? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्विस बाय ए म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, टू ए म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक। तो यहाँ पर जो भी मतलब ये म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट होते हैं ना, ये सर्विस देते हैं किसको? सर्विस देते हैं म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, ये सर्विस देते हैं। तो ये जो भी म्यूजिक कंपनी और ये प्रोड्यूसर होते हैं ना, ये टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। ये रेसिपिएंट होते हैं क्योंकि सर्विस किसने दी है? सर्विस दी है म्यूजिक कंपोजर ने, फोटोग्राफर ने। किसको सर्विस दी है? म्यूजिक कंपनी को सर्विस दी है, ठीक है। तो यहाँ रिवर्स चार्ज में म्यूजिक कंपनी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को डायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट, ऑथर ऑफ बुक्स। यहाँ पर जो भी ऑथर सर्विस देता है ना पब्लिशर को, तो यहाँ पर पब्लिशर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है जहां पर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगता है, ये रहा। अगर ये ऑथर होता है ना जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने एक डिक्लेरेशन फाइल कर दिया है कि मैं खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, ठीक है, ऑफ द सेड सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 एंड कंप्लाई विद ऑल प्रोविजन टू द सेड apply all provision as they apply to the person liable for paying tax in respect of the supply of goods service or in relation to such supply, and he shall not withdraw the said option within the period of 1 year from the date of exercising such option। यहाँ पर क्या कह दिया कि वो जो ऑथर होता है ना वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, और 1 साल तक वो उस जो भी उसने डिक्लेरेशन दिया है ना वहां से वो विड्रॉल नहीं कर सकता, ठीक है। 1 साल तक उसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना ही पड़ेगा अगर उसने एक बार डिक्लेरेशन दे दिया तो। ही मेक ए डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इश्यू बाय हिम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द पब्लिशर। वो सप्लायर है, वो सर्विस दे रहा है, तो वो इनवॉइस जब इश्यू करेगा ना पब्लिशर को, तो वो इनवॉइस पर इंडिकेट करेगा कि मैं डिक्लेरेशन देता हूं कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा।
तभी पब्लिशर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना है, अदरवाइज आरसीएम लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ ओसी मतलब ओवरसीइंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द आरबीआई, ये सर्विस देती है किसको, आरबीआई को। मतलब ये है ना सेम टू सेम उसकी तरह हो गया, डायरेक्टर सर्विस देता है ना कंपनी को, उसी तरह ये एक कमिटी होती है ओवरसीइंग कमिटी के जो भी मेंबर सर्विस देते हैं ना आरबीआई को, तो यहाँ पर आरबीआई रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है और ये सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी को, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, वहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल है और वो सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को और एनबीएफसी को, तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा। यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया, बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है। अगर यहाँ पर लिखा होता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस तो रिवर्स चार्ज नहीं लगता, फिर फॉरवर्ड चार्ज लग जाता। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिया, अगर एजेंट ऑफ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सर्विस दे रहा है किसको, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को जो लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को तो रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन बिजनेस कोरेस्पोंडेंट सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तब फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। लेकिन अगर एजेंट है, किसका एजेंट, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का, और जो सर्विस दे रहा है किसको, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को, ठीक है, जो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्योरिटी सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली। लेकिन इसका एक्सेप्शन दे दिया, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई है, किसको दी गई, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई किसको, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की एजेंसी जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स एट ए सोर्स अंडर सेक्शन 51, ठीक है, तो वहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। अब उसको एग्जाम कर रखा है, वो अपन एग्जामिनेशन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट था। और इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, अगर जो सर्विस दे रहा है सिक्योरिटी सर्विसेज वो कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, अगर वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है ना वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम नहीं लगेगा, नहीं तो आरसीएम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज दी है, फॉर एग्जांपल गार्ड सर्विसेज दी है, किसी भी कंपनी को मैंने ये सर्विस दी है, तो मैं कौन हूँ, इंडिविजुअल हूँ। ओके, मैं इंडिविजुअल हूँ, सामने वाला कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में और वो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो आरसीएम लग जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने बॉडी कॉर्पोरेट बना लिया, एक मेरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जहां पर मैं सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस दे देता हूँ, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड में प्रोवाइड कराता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों को, ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में मेरी कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली। तो बस यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है। लेकिन अगर मैंने एलएलपी बनाया है, मैंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है और मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। एक ही चीज है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइड करने वाली संस्था या कंपनी या पर्सन, ठीक है, वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सर्विस दे रही है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अदरवाइज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दे रहा है ना, रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे अदरवाइज बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कुछ भी हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दे रखा है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन वाले, कंपोजिशन स्कीम अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वही अपना, तो अगर उनको सर्विस दी है तो वहां पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगता है। मतलब ये जो कंपोजिशन पर्सन होगा ना, ये टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है, वो अपन उस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provide to the body corporate। यहाँ पर इसको अपन डायग्राम से समझते हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये रहा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, अगर कोई भी पर्सन है जो लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज
जहाँ पर जीएसटी पेएबल होता है 5% से, ठीक है, 12% से नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये जो सर्विस दे रहा है ना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की जो सर्विस दे रहा है जो बंदा, वो 5% से टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। और जो सर्विस दे रहा है मतलब सप्लायर, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो जिसको सर्विस मिल रही है रेसिपिएंट, वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो ही रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और जो रेसिपिएंट होगा ना, वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी पे करने के लिए। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है और टैक्स 5% से पे किया जा रहा है यहाँ पर, और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर सप्लायर जो सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, और यहाँ पर जीएसटी पेएबल है 12% से, तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। चाहे जीटीए की सर्विस हो, चाहे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस हो, अगर सप्लायर 12% से टैक्स पे कर रहा है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर 5% वाली बात है, ठीक है, 5% से टैक्स पे कर रहा है सप्लायर, और सप्लायर खुद अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो रेसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, डायरेक्टली। ये पॉइंट हो गया अपना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपना सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। यहाँ पर लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी लैंड की जाती है, स्कीम होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, और यहाँ पर बोरोवर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। आईजीएसटी एक्ट में 2 पॉइंट दे रखे हैं जहाँ पर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, एनी सर्विस सप्लाई बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। मतलब ये हो गया कि जो सर्विस का सप्लायर है वो कहाँ, इंडिया, मतलब आउटसाइड दी टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, तो जो सर्विस का सप्लायर है वो इंडिया के बाहर है और वो मुझे सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, किसको, मुझको। लेकिन कंडीशन क्या है कि मैं OIDR नहीं होना चाहिए। OIDR का मतलब हो गया नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ठीक है। अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट का केस है ना, तो यहाँ पर सप्लायर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये सप्लायर ऑफ सर्विस है, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन कौन है, एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। तो यहाँ रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कौन करेगा, जो भी पर्सन लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी में, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये है अपना ट्रांसपोर्टर। फॉरेन का ट्रांसपोर्टर है, वो सर्विस दे रहा है अपने को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो वो ट्रांसपोर्टर तो फॉरेन का है, और सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, इंपोर्टर, ठीक है। तो इंपोर्टर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। सर्विस सप्लाई बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। पहला पॉइंट क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, और बाय वेसल के थ्रू होना चाहिए, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कौन करेगा, इंपोर्टर, जिसने ये सर्विसेज ली है, किससे, फॉरेन के ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली है, उसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया है, वो भी वेसल के थ्रू, कहाँ से, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु पे और इज लाइबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरीज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन हु रिसीव द सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ओके। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको जीटीए वाला समझाया था, तो एक बार मैं चार्ट के थ्रू आपको फिर से बता देता हूँ कि जो भी जीटीए है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, अगर वो 5% से टैक्स पे कर रही है, ओके, और रेसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन से, वही फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके। अगर ये रेसिपिएंट है और जो सप्लायर है, सप्लायर कौन, जीटीए वाला, वो 5% से टैक्स पे कर रहा है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। और जो भी पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इज द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट कौन होता है, रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस इज द पर्सन हु pay or is liable to pay freight for transportation of goods by road in goods carriage located in taxable territory। मतलब जो बंदा फ्रेट पे करने के लिए लाइबल होता है ना, उस बंदे को अपन रेसिपिएंट मानते हैं, और वो ही रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। रेसिपिएंट कब रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, जब सप्लायर खुद जीटीए है और वो 5% से टैक्स पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है गुड्स कैरीज के अंदर,
तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। अब बात करते हैं, और कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए, वो 5-6 जो अपन ने पढ़े थे, फैक्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके। लेकिन अगर रेसिपिएंट अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी लगेगा ही नहीं, बात ही खत्म। और अगर जीटीए 12% से टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, और रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड पर्सन है या स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और जीटीए ही जीटीए ही लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए डायरेक्टली। सिंपल सी बात है, जीटीए वाली सर्विस हो चाहे मोटर व्हीकल रेंटिंग वाली सर्विस हो जो अपन ने पढ़ी थी ना, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसको इंक्लूड किया जाता है कंसिडरेशन के अंदर, तो वहां पर अगर जीटीए 12% से टैक्स पे कर रहा है, या फिर जो भी रेंटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 12% से टैक्स पे कर रहा है, तो सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और यही पर्सन होगा मतलब जीटीए ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली। अब अपन ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ ही लिया, मोटर व्हीकल वाला, ये भी अपन ने देख ही लिया। अब अपन बात करते हैं ईसीओ वाला। मतलब ईसीओ क्या होता है? ईसीओ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इज एनी पर्सन हु ओज ऑपरेट मैनेज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ईसीओ या तो खुद ओ करता है या वो खुद ऑपरेट करता है या मैनेज करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। समटाइम ईसीओ इटसेल्फ सप्लाई द गुड सर्विस through its electronic portal. However, many a time product or service display on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer. ये होता है अपना ईसीओ का मतलब अपन ने समझ लिया। अब ईसीओ कुछ नोटिफाई सर्विसेज, 3 सर्विसेज नोटिफाई की गई है। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सर्विसेज, गुड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सर्विसेज की। अगर ईसीओ ये 3 नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो यहाँ रिवर्स चार्ज में ईसीओ ही वो पर्सन होगा जो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। कौन कौन सी 3 सर्विसेज हैं, जिसमें पहली सर्विस होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल, ठीक है, पहली सर्विसेज ये होगी। दूसरी सर्विस हो गई सर्विस बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन होटल, इंस, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट, कमर्शियल प्लेस, मीट फॉर रेजिडेंस, लॉजिंग पर्पज, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाई सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज लाइबल टू रजिस्टर। मतलब जो बंदा ये सर्विसेज दे रहा है ना वो खुद लाइबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। नहीं तो कौन, ईसीओ जिसके थ्रू ये सर्विसेज दी जा रही है। कौन सी सर्विसेज, अकोमोडेशन इन होटल, इंस, गेस्ट हाउस, ठीक है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज में ईसीओ ही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तीसरी सर्विस हो गई हाउस कीपिंग सर्विसेज, जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिंग सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे रखा है, लेकिन जो पर्सन ये जो सर्विस सप्लाई करता है ना ईसीओ के थ्रू, वो खुद अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा यहाँ पर, और वो जो पर्सन सर्विस सप्लाई कर रहा है ना वो ही टैक्स पे करेगा। तो 3 सर्विसेज, 3 नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज होगी जहाँ पर रिवर्स चार्ज लगता है अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ईसीओ के थ्रू, और ईसीओ ही वो बंदा होगा जो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। 3 सर्विसेज में पहली आ गई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल, अकोमोडेशन इन होटल, इंस, गेस्ट हाउस, कैंप साइट, क्लब और अदर कमर्शियल प्लेस मेड फॉर रेजिडेंस और लॉजिंग पर्पस के लिए। और तीसरा हो गया हाउस कीपिंग सर्विसेज, ठीक है। रेडियो टैक्सी क्या होती है? रेडियो टैक्सी मीन्स रेडियो कैब, वॉट एवर नेम यू कॉल्ड, विच इज 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है जिसमें जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोटर कैब। मोटर कैब के अंदर क्या होता है? मोटर कैब जिसमें मोर देन 6 पैसेंजर होते हैं एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। और मैक्सी कैब के अंदर क्या होता है? इसमें होता है ये कैरी करता है मोर देन 6 लेकिन बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ओके। मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडोप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन 6, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मोटर कैब के अंदर। लेकिन मैक्सी कैब के अंदर 6 से ज़्यादा होने चाहिए लेकिन 12 से कम होने चाहिए, ठीक है, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और मोटर कैब के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओके। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट अबाउ प्रोविजन शेल अप्लाई ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। 3 सर्विसेज है जो मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी सर्विसेज? यही अपना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस और हाउस कीपिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन टैक्स पे करेगा? ईसीओ। अगर ईसीओ लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तो ईसीओ टैक्स पे कर देगा। अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो जो भी पर्सन लाइबल होता है ना, मतलब जो भी पर्सन ईसीओ को रिप्रेजेंट करता है वो टैक्स पे करेगा। इफ ईसीओ हैज नीदर द फिजिकल प्रेजेंस
nor any representative in taxable territory, तो person liable to pay tax is the person appointed by the ECO for the purpose of paying the tax. इस केस में ECO को एक बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्स पे करने के लिए। बस, थैंक यू सो मच।